चलिए अब सीखते हैं कि प्रेपोजिशन होती क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको प्रेपोजिशन के कंसेप्ट को डीपली समझना है तो इस वीडियो को डिटेल में देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो बीच में कई पॉइंट आपके मिस हो जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो बाद में। इसीलिए इसको डिटेल में देखें, अंत तक देखें। साथ में सीखे हुए नॉलेज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करें, नोट्स बनाएं और उसको अपने पास सहेज कर रखें। एंगेजमेंट करता है प्रेपोजिशन किसके बीच में? ऑब्जेक्टिव नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को एंगेज करता है किसके साथ? वाक्यों के अंदर ही, सेंटेंस के अंदर ही सब्जेक्टिव नाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन या वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बीच में एंगेजमेंट करता है, रिलेशन बनाता है। कौन? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मेक्स रिलेशन। हु? प्रेपोजिशन किसके बीच में? ऑब्जेक्टिव नाउन प्रोनाउन और वर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्टिव नाउन प्रोनाउन, एडवर्ब के बीच में। लेट्स रीड दीज वर्ड्स। डॉग सिट्स, कुत्ता बैठता है। द बेड, अब यहाँ पर बेड और डॉग में कोई कनेक्शन नहीं है, अलग अलग वर्ड्स हैं। लेकिन अगर हम इसमें कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बीच में एक रिलेशन बनाने वाला वर्ड डालना पड़ेगा। वो कौन सा वर्ड है? डॉग सिट्स ऑन द बेड। डॉग सिट्स ऑन द बेड। ऑन इज रिलेशन वर्ड। ऑन इज रिलेशन वर्ड। दोनों के बीच में रिलेशन बनाने वाला वर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और वाक्यों के अंदर दूसरे जितने भी वर्ड्स हैं उनके बीच में रिलेशन बनाता है। जैसे यहाँ पर डॉग सिट्स अलग वर्ड थे, द बेड अलग वर्ड थे, दोनों में बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, अलग अलग है, एक दूसरे को जानते नहीं है ये वर्ड। लेकिन ऑन ने इन सभी वर्ड्स को जोड़ दिया, चाहे वो सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट यहाँ पर डॉग नाउन है और सिट्स वर्ब है, क्रिया है। यहाँ पर बेड, बेड एक नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट किस जगह पर है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। इस तरह से ऑब्जेक्ट नाउन को जोड़ने का काम किया या रिलेशन बनाया किसके बीच में? नाउन डॉग, वर्ब और नाउन ऑब्जेक्ट के बीच में ऑन प्रेपोजिशन ने। इट मीन हम कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट नाउन और दूसरे सब्जेक्टिव नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब के बीच में रिलेशन बनाने वाले वर्ड को प्रेपोजिशन कहते हैं। What is preposition? Preposition is a word that make a relationship between noun, subjective noun, verb with objective noun. Objective noun के साथ जिसको जोड़ता है, देखिए यहाँ पर dog sits या dog noun, subjective, verb ऑब्जेक्टिव में है द बेड। दोनों को अपने अपने अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को जोड़ने का काम, सबको जोड़ने का काम ऑन ने किया। खासकर ऑब्जेक्टिव नाउन को, ऑब्जेक्टिव नाउन को किसके साथ जोड़ता है? सब्जेक्टिव नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन जोड़ता है। और ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव नाउन से पहले लगता है इनको जोड़ने के लिए। देखते हैं व्हाट इज प्रेपोजिशन। Preposition is the word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence. Means साधारण शब्दों में, सिंपल भाषा में हम यूं कहें कि preposition एक ऐसा शब्द है, preposition एक शब्द है जो ऑब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को जोड़ता है, रिलेट करता है किसके साथ? सब्जेक्टिव नाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ रिलेट करता है किसको? ऑब्जेक्टिव नाउन,
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को उसे कहते हैं प्रेपोजिशन। ये शब्द प्रेपोजिशन शब्द, वो चाहे इन हो, एट हो, फॉर हो, जितनी भी प्रेपोजिशन है वो शब्द जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन को वाक्यों के अंदर जो बाकी शब्द हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव नाउन हो, वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, या फिर एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, उनको रिलेट करने का काम प्रेपोजिशन करता है। राम वॉज वेटिंग एट बस स्टैंड। यहाँ पर राम वॉज वेटिंग, राम नाउन सब्जेक्टिव नाउन और वॉज हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग वर्ब। यहाँ पर देखिए बस स्टैंड ऑब्जेक्टिव नाउन, बस स्टैंड ऑब्जेक्टिव नाउन। राम और बस स्टैंड में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सभी को जोड़ने का काम, सभी में संबंध बनाने का काम, खासकर सब्जेक्ट वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करने के लिए हमने एट प्रेपोजिशन लगाया। यहाँ पर देखें राम वॉज वेटिंग, अगर प्रेपोजिशन नहीं होता राम वॉज वेटिंग बस स्टैंड तो कोई संबंध नहीं है, कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो जब हमने एट लगाया तब बना राम वॉज वेटिंग एट बस स्टैंड, राम बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा था। तो इस तरह से चाहे ऑब्जेक्टिव नाउन हो चाहे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, इसको जोड़ता है, इसको रिलेट करता है। कौन रिलेट करता है? प्रेपोजिशन। किसके साथ? सब्जेक्टिव नाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। वाक्यों में सबको जोड़ने का काम किसके साथ? सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नाउन के साथ प्रेपोजिशन जोड़ता है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्रेपोजिशन ही केम हियर फॉर यू। अब ही केम, वो यहाँ आया, ही केम हियर, वो यहाँ आया। अब यू और ही में कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब हमने यू से पहले फॉर लगाया, मतलब दोनों को जोड़ा। अब हम करते हैं रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन, यूज ऑफ प्रेपोजिशन से पहले, क्योंकि सिंपल रूल्स जो इसके हैं सिंपल प्रेपोजिशन के लिए अति आवश्यक है, ताकि हम सिंपल एरर्स को प्रेपोजिशन में अवॉइड कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन। सबसे पहले करते हैं प्रेपोजिशन एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव नाउन और प्रोनाउन विद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, अदर नाउन्स एंड प्रोनाउन। अब ये फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि जितने भी प्रेपोजिशन है वो रिलेशन बनाते हैं। किसके बीच में? ऑब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का रिलेशन बनता है सब्जेक्टिव नाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ। अब एग्जांपल देखते हैं कैसे रिलेशन बनता है प्रेपोजिशन के माध्यम से। द डॉग इज स्लीपिंग, डॉग इज स्लीपिंग, डॉग सो रहा है। द टेबल, यहाँ पर डॉग और टेबल में कोई रिलेशन नहीं बनता है जब तक हम इनको जोड़ने का काम नहीं करें। वो जोड़ने का काम कौन करता है? रिलेशन बनाने का काम कौन करता है? प्रेपोजिशन। अब देखें, सबसे पहले करते हैं द डॉग, द डॉग सब्जेक्ट है, द डॉग सब्जेक्ट है, साथ में सब्जेक्टिव नाउन है, सब्जेक्टिव नाउन है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये स्लीपिंग इज वर्ब। अब यहाँ पर ये सारे वर्ड हैं नाउन, नाउन सब्जेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब वाक्यों के अंदर ही सारे वर्ड दे रखे हैं। अब इनका संबंध अभी तक द टेबल के साथ नहीं है। टेबल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, टेबल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द टेबल, लेकिन कैसा है? नाउन है, संज्ञा है, एक वस्तु का नाम है। नाउन है, एक वस्तु का नाम है, तो हम इसे कहते हैं नाउन। और कैसा है? ऑब्जेक्टिव नाउन है। अब
अभी तक हमारा द डॉग और टेबल में कोई रिलेशन नहीं है, और स्लीपिंग, इन सारे वर्ड्स के का रिलेशन टेबल के साथ नहीं है, डिस्कनेक्ट है। लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए, रिलेट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा प्रेपोजिशन। द डॉग इज स्लीपिंग, कहाँ सोया है? ऑन द टेबल भी हो सकता है, अंडर द टेबल भी हो सकता है। और कुत्ता कहाँ सोया है? अंडर द टेबल। अंडर यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन। ये है यहाँ पर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखें, ही इज काइंड द पुअर। ही इज काइंड द पुअर, यहाँ पर सब्जेक्ट ही, प्रनाउन, प्रनाउन है, सब्जेक्ट प्रनाउन, ये हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की फॉर्म, और काइंड, काइंड इज एडजेक्टिव, काइंड इज एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर देखें, सब्जेक्टिव प्रनाउन, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का रूप है एक, और ये है एडजेक्टिव। द पुअर ऑब्जेक्ट, द पुअर ऑब्जेक्ट, लेकिन नाउन, ये भी एक नाउन है। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर ही इज काइंड, ही का रिलेशन द पुअर के साथ अभी नहीं है, इज काइंड का रिलेशन इसके साथ नहीं है। अब इसको रिलेट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। ही इज काइंड, वो दयालु है, किसके लिए दयालु है? टू द पुअर, टू लगाया प्रेपोजिशन, टू क्या है? प्रेपोजिशन। टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है, अंडर यहाँ पर प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पर टू ने जोड़ा किसको? ऑब्जेक्टिव नाउन को प्रनाउन के साथ, ऑब्जेक्टिव नाउन को जोड़ा वर्ब के साथ और एडजेक्टिव के साथ। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नाउन ने जोड़ा, को जोड़ा, किसने जोड़ा? प्रेपोजिशन ने। शी इज वेरी हेल्पफुल मी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मी और सब्जेक्टिव शी में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमने क्या करना है? शी इज वेरी हेल्पफुल, किसके लिए हेल्पफुल है? टू मी। अब जाके मी और शी में रिश्ता जुड़ा। अभी तक, अब इसको छोड़ो, शी इज वेरी हेल्पफुल मी, यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने टू लगाया वैसे ही संबंध बन गया, किसके बीच में? मी और शी में। इसका दूसरा रूल है प्रेपोजिशन का, आफ्टर प्रेपोजिशन ओनली ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। इसका मतलब क्या है कि जब भी प्रेपोजिशन कहीं पर वाक्यों में होगा, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? ये आप पर्सन चार्ट वाली वीडियो में जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाइए और ये देखिए पर्सन चार्ट वाला वीडियो, उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज दिया गया है प्रनाउन के एवरी केस के बारे में। सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है कौन से हैं, पोजेसिव कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव केस कौन से हैं, तो उसका नॉलेज आप वहां से जरूर लें। तो हम इस वीडियो में देखते हैं प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, गीता गिव्स मनी टू राम एंड मी। मतलब क्या है? गीता गिव्स मनी, गीता पैसे देती है, किसको देती है? अब राम और गीता को जोड़ा, राम और मनी या वर्ड गिव वर्ब को जोड़ा, किसने जोड़ा? टू, प्रेपोजिशन ने। यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या है? टू। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम, ऑब्जेक्टिव नाउन और ऑब्जेक्टिव प्रनाउन को जोड़ा किसने? प्रेपोजिशन ने। किसके साथ? सब्जेक्टिव नाउन, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है या दूसरा नाउन है वाक्यों के अंदर, दूसरा नाउन, दूसरा सब्जेक्टिव नाउन या वर्ब या फिर एडवर्ब, इसको जोड़ा किसने? प्रेपोजिशन ने। यहां देखते हैं, गीता गिव्स मनी टू राम एंड मी। टू के बाद, ये टू यहाँ प्रेपोजिशन लगी है, टू के बाद सब्जेक्टिव केस
यहाँ पर राम आया है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आया है। अब अगर हम बात करते हैं जो राम है, किसी का नाम है, बेशक यहाँ आपको लग रहा है सब्जेक्टिव केस, लेकिन ये यहाँ पर इस वाक्य में इस जगह पर सब्जेक्टिव केस नहीं है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, जो पीछे जाकर अपना रूप बदलते हैं, लेकिन नाम तो वैसा ही रहेगा। वो पीछे जाके नाम तो उसका रूप नहीं चेंज हम कर सकते हैं। गीता है, पीछे जाकर गीता ही रहेगी। राम है तो पीछे जाके राम रहेगा। यू है, यू भी पीछे जाके यू ही रहता है। लेकिन आई का बनता है मी। आई का क्या बनता है? आई। अगर सब्जेक्ट में आई होगा तो पीछे जाके आई का क्या बनता है? मी। आई सब्जेक्टिव केस, पीछे जाकर इसका रूप बदल जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। पीछे जो इसकी जगह है वो ऑब्जेक्ट की जगह है, मी। ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। तो हमने इस पॉइंट में क्या पढ़ा है, यही रीड किया है, यही देखा है कि प्रेपोजिशन जब आएगी उसके बाद सारे के सारे जो आएंगे प्रोनाउन, वो हमेशा किस रूप में आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे। इसका सब्जेक्टिव केस नहीं रहता है। जैसे दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड। शी वॉज स्टैंडिंग, वो क्या थी? खड़ी हो रही थी। कहाँ खड़ी हो रही थी? पीछे। बिहाइंड ही और हिम, क्या लगेगा यहाँ पर? आप देखें, ध्यान दें। अब मैं थोड़ा सा समझा भी चुकी हूं, आप आंसर कर सकते हैं। क्या आएगा, ही या हिम? क्या आएगा? हिम। क्यों आएगा हिम? क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि प्रेपोजिशन यहाँ पर जोड़ने का काम किसने किया? बिहाइंड ने। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और बाकी वाक्यों के अंदर जो दूसरे वर्ड हैं उनको जोड़ा किसने, या रिलेशन बनाया किसने? बिहाइंड प्रेपोजिशन ने। प्रेपोजिशन के पीछे बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पर शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड ही नहीं आता है। क्यों? ही क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ही एक सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट का स्थान हमेशा सबसे आगे सब्जेक्ट की जगह पर होता है, इसीलिए इसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसको और थॉरली करने के लिए आप फिर से पर्सन चार्ट वाली वीडियो में जा सकते हैं, वहां समझकर आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं। अब देखिए, शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। हिम क्यों आएगा? ऑब्जेक्टिव केस है। ही आगे इसकी जगह है, पीछे जाकर ये क्या बन जाता है? ही का हिम बनता है, आई का मी बनता है, दे का देम बनेगा, शी का हर बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना है। ये हमारा सेकंड रूल था। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला पॉइंट है, प्रेपोजिशन वर्ड इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन कहने का मतलब क्या है? जो प्रेपोजिशन होगा, प्रेपोजिशन शब्द होगा, उसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? क्या हम उसको वर्ब से पहले लगाते हैं, या फिर इसको जो सब्जेक्टिव नाउन या एडजेक्टिव होगा हर कहीं लगा सकते हैं? क्या कहीं पर भी लगाकर हम शब्दों को जोड़ देते हैं या आपस में रिलेट कर देते हैं? नहीं। कहाँ लगाते हैं? ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट होगा। वाक्यों का ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले, ऑब्जेक्ट के पहले ही लगता है। इसको हम, जैसे यहाँ पर द बॉय कम्स टू स्कूल, बॉय और स्कूल में कोई संबंध नहीं है, लेकिन किसने जोड़ा इसको? स्कूल और बॉय को किसने जोड़ा? टू ने जोड़ा। तो टू है प्रेपोजिशन। टू क्या है? प्रेपोजिशन। फादर ऑफर्ड अ गिफ्ट टू हिम। फादर और हिम में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फादर और हिम को किसने जोड़ा? टू ने जोड़ा। टू प्रेपोजिशन ने जोड़ा। क्यों? क्योंकि देखें, बाकी कोई संबंध नहीं था। तो फादर ऑफर्ड अ गिफ्ट, फादर ने गिफ्ट किया किसको? टू हिम, उसको गिफ्ट किया। तो हिम और फादर को जोड़ा प्रेपोजिशन टू ने। द कैट जम्प्ड अपॉन हर। कैट जम्प्ड अपॉन हर। कैट नाउन है और ये वर्ब है, जम्प्ड वर्ब होगी, तो लास्ट में क्या है? ये ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब
ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कैट और हर में कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने जोड़ा इसको किसके साथ, क्योंकि यहाँ प्रेपोजिशन लगाया, प्रेपोजिशन ने हर और कैट को, जंप को आपस में एंगेज कर दिया, रिलेट कर दिया, संबंध बना दिया। तो इस तरह से प्रेपोजिशन यहाँ लगी है। तो हमारा रूल क्या था, हमारा रूल था कि प्रेपोजिशन हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले लगती है, ऑब्जेक्ट से पहले लगती है। ऑब्जेक्ट अगर नाउन है, ऑब्जेक्ट अगर प्रनाउन है, ऑब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव प्रनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रनाउन, तो उसके पहले ही हम क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन लगाते हैं। इस प्रेपोजिशन को हम हर कहीं या वर्ब के पहले नहीं लगा सकते हैं। इधर एक ऑब्जेक्ट है या दूसरा नाउन है, इसके पहले नहीं लगा सकते हैं, इसके पहले नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसको, जो ऑब्जेक्ट होता है किसका, वाक्यों का सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर में, उसके साथ ही हम इसको लगाते हैं, उसके पहले, जस्ट बिफोर। तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। तो अब चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ। वो क्या है, नॉट यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन। अब कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन से वो वर्ड हैं, कौन से वो शब्द हैं जो प्रेपोजिशन के बाद हम लगा नहीं सकते हैं। प्रेपोजिशन के बाद हमने इससे पहले पढ़ा है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव नाउन या ऑब्जेक्टिव प्रनाउन आता है। ऑब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव प्रनाउन आएगा किसके बाद, प्रेपोजिशन के बाद। अब इस रूल में हम पढ़ते हैं प्रेपोजिशन के बाद क्या नहीं आ सकता है। हमने सिर्फ देखा, हर केस में, हर वाक्यों में हम देखते हैं प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव नाउन और प्रनाउन होगा। क्या नहीं होता है, अगर होगा कहीं तो वो गलत होगा, अगर होगा कहीं तो वो कौन से हैं, प्रेपोजिशनल एरर्स होंगी। अब देखें कौन कौन सी वो चीजें हैं। एक तो सब्जेक्टिव केस, वो हम पहले भी कर चुके हैं। सब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन के बाद कभी भी नहीं आते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने किया था, यहाँ प्रेपोजिशन के बाद ही कभी नहीं आएगा, शी कभी नहीं आएगा, दे कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से हाँ नाम आ सकता है। क्यों, क्योंकि नाम हम यहाँ पर पीछे जाके वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, बेसिक स्पेलिंग वही है, नाम वही है, उसको चेंज नहीं कर सकते। यू भी सब्जेक्ट में वही रहता है, ऑब्जेक्ट में वही रहता है। ये चीज हमने पर्सन चार्ट वाली वीडियो में अच्छे से समझी है। तो हमने देखा कि कभी भी सब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन के बाद नहीं आता है। सब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन के बाद का मतलब प्रेपोजिशन के बाद ही, शी, इट, दे नहीं आता है। अगर आएगा तो वो गलत होगा। तो इसके नेक्स्ट चलते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद और कौन सी चीज नहीं आती है। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1, V2, V3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ये तीनों फॉर्म नहीं आएंगी कब, वर्ब प्रेपोजिशन के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं, बॉयज गो देयर फॉर राइट। अब ये देखें गलत है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ा है, प्रेपोजिशन आई है यहाँ पर फॉर। बॉय और राइट में कोई कनेक्शन नहीं है, बॉय और राइट में कोई कनेक्शन नहीं है। किसने जोड़ा, फॉर प्रेपोजिशन है। ये हमारा यहाँ पर फॉर, यहाँ पर प्रेपोजिशन लग चुका है। अब फॉर के बाद हमने रूल पढ़ा है कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, राइट, फर्स्ट फॉर्म। हमने देखा फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, सेकंड रोट भी नहीं आएगा, रोट भी यहाँ पर नहीं आता है, थर्ड फॉर्म भी, रिटन भी नहीं आएगा। तो कौन सा फॉर्म आएगा, इसका आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे नेक्स्ट रूल में है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, आ सकती है। जैसे यहाँ पर अगर कभी प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब का रूप होगा, वो कौन सा रूप होगा, वर्ब का फोर्थ रूप। कौन सा, ING वाला, राइटिंग। तो इसका ये वाला ऊपर वाला, बॉयज गो देयर फॉर राइट, गलत, बॉयज गो देयर फॉर राइटिंग, ये ठीक है।
क्योंकि हमने रूल में देखा है कि प्रेपोजिशन के बाद, यहाँ जब प्रेपोजिशन लग चुकी है उसके बाद जो भी वर्ड आता है वो ऑब्जेक्टिव नाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो ये यहाँ पर जिरेंडल फॉर्म में है और ये नाउन है। राइटिंग यहाँ पर जिरेंडल रूप में नाउन है। वो जिरेंडल फॉर्म क्या होता है वो हम देखते हैं कहाँ पर, इन्फिनिटिव वाले चैप्टर में। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। तो अभी आप इतना ही ट्रिक्स देख लें कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी V1, V2, V3 वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म नहीं आती है, V4 आता है। जैसे एग्जांपल आगे है कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा रूप V4, V1 ING, ये वर्ब का फोर्थ रूप है, उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे he came here after कुक द फूड, या फिर से गलत है। देखो आफ्टर यहाँ हमारा प्रेपोजिशन लगा है, आफ्टर प्रेपोजिशन लगा है, तो अब यहाँ द फूड, इससे ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन है। हमने देखा कि ये तो यहाँ लगना चाहिए था, लेकिन सेंस बनाने के लिए हमने इसको कुक से पहले लगाया। तो हमने रूल पढ़ा था कि कभी भी V1, V2, V3 नहीं आता है, किसके बाद, प्रेपोजिशन के बाद। आफ्टर यहाँ प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर कुक जो वर्ड लगा है वर्ब का फर्स्ट रूप है, तो ये कैसा है, गलत है। ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का फर्स्ट रूप लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो हम क्या करेंगे फिर इस सेंटेंस का, ही केम हियर आफ्टर कुकिंग, इंग लगा दिया, V4 लगा दिया, V1 ING रूप लगा दिया, तब जाके ये क्या बनता है, सही वाक्य बनता है, इट इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने देखे कि एक तो वर्ब की तीनों रूप V1, V2, V3 प्रेपोजिशन के बाद नहीं आएगा, और अगर आता है तो कौन सा रूप आएगा, वर्ब का फोर्थ रूप VING वाला रूप प्रेपोजिशन के बाद जब भी होगा। अदरवाइज कौन सा आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आते हैं। अगर आएगा तो वर्ब के साथ ING लगा होगा और वो नाउन रूप में होता है या एडजेक्टिव एडवर्ब रूप में होता है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको जीरेंड और इन्फिनिटिव चैप्टर को अच्छे से समझना होगा, तब ये चीज आपको ज्यादा क्लियर होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, अ प्रेपोजिशन मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो रूल बोलता है, कहता है, क्या कहता है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। हमेशा प्रेपोजिशन आ गई वाक्यों में, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इट मीन, क्या मतलब है इसका, वाक्यों के अंत में, मतलब वाक्यों का अंत कहाँ होता है, फुल स्टॉप से पहले। फुल स्टॉप से पहले कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आती है, नहीं आनी है। अगर प्रेपोजिशन आनी है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। तो इस वाक्यों में समझते हैं, देखें, आई कम इन द रूम, यहाँ इन लगा है प्रेपोजिशन, मैं आई मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, रूम ऑब्जेक्टिव नाउन, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। किसने जोड़ा, इन प्रेपोजिशन ने। तो इन लगी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव नाउन है, ऑब्जेक्टिव नाउन है। मतलब प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन होगा या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। अब नेक्स्ट देखें, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। प्लीज कम इन, बाकी खत्म, प्लीज कम इन, यहाँ पर रूम तक खत्म है, यहाँ पर प्लीज कम इन खत्म है। अब आप कह रहे होंगे यहाँ तो वाक्यों में इन लगा है, लास्ट में प्रेपोजिशन लगी है, ऊपर इन के बाद ऑब्जेक्ट है और नीचे वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट के बाद इन के बाद कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो ये कैसे ठीक है, ये क्या है, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो खाली प्रेपोजिशन है, वो प्रेपोजिशन का रूप नहीं है, उसे हम प्रेपोजिशन नहीं कहते, वो तो क्या है, एडवर्ब है।
एडवर्ब है। क्या है वो? एडवर्ब है। यहाँ पर ये इन कम के बाद लगा है। कम होता है आना। आना मतलब काम हो रहा है आने का। आ कहाँ रहा है? काम हो रहा है आने का। तो क्रिया के साथ जो लगता है उसको विशेष बनाने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए उसे कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। प्लीज कम इन। काम क्या हो रहा है? आने का। आने की क्या विशेषता है? कहाँ आ रहा है? इन, अंदर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है। काम करने की, क्रिया की, वर्ब की स्पेसिफाई करने के, वर्ब को स्पेसिफाई करने के लिए ये शब्द लगा है यहाँ पर। तो इसीलिए ये प्रेपोजिशन नहीं है। क्या है? एडवर्ब है। वर्ब के साथ जो उसकी विशेषता प्रकट करने के लिए शब्द जो लगाया गया है इन, ये एडवर्ब बन गया है यहाँ पर। तो हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा हर वाक्यों में प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, वाक्यों का अंत प्रेपोजिशन से होगा, वो प्रेपोजिशन का रूप नहीं होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। और कभी भी एडवर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। ये भी ध्यान रखें, जहां एडवर्ब है वहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और जहां प्रेपोजिशन है उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। बस यही कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं वाक्यों की तरफ। जैसे यहाँ आई ईट इन इट, मैंने इसमें खाया। आई ईट, मैंने खाया। कहा? इन इट। इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से पहले इन लगा। आई और इट को किसने जोड़ा? इन प्रेपोजिशन है। यहाँ पर इन है प्रेपोजिशन, तो इट यहाँ ऑब्जेक्ट है और फुल स्टॉप लग गया, खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद आई नेवर ईट इट बिफोर। आई नेवर ईट इट बिफोर। यहाँ देखें, बिफोर एक प्रेपोजिशन है। बिफोर एक प्रेपोजिशन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये प्रेपोजिशन का रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस बिफोर के बाद फुल स्टॉप लगा है, वाक्यों का अंत हो गया, और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद सीधे फुल स्टॉप आ गया। तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है क्या? नहीं, ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ईट, मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं खाया। कब नहीं खाया? पहले इसको नहीं खाया। वर्ब, क्रिया की विशेषता बताने वाला एडवर्ब है ये। ओके, तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट अगर प्रेपोजिशन के बाद होगा वो प्रेपोजिशन है। अगर अंत में किसी उस वर्ड के बाद, प्रेपोजिशन वर्ड के बाद अगर फुल स्टॉप होगा तो प्रेपोजिशन वो नहीं होती है, उसे कहते हैं एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस बिटवीन टू प्रेपोजिशन एंड टू इन्फिनेटिव्स। अब यहाँ बात हो रही है कि क्या प्रेपोजिशन, टू प्रेपोजिशन या टू इन्फिनेटिव सेम है या डिफरेंट है? टू, अब आपने इन्फिनेटिव वाले चैप्टर में देखना है कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं, टू इन्फिनेटिव क्या है। तो अब हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है, क्या टू प्रेपोजिशन या टू इन्फिनेटिव एक जैसा है या डिफरेंट है? ये सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? अगर हम टू प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन हमेशा हमेशा किसके पहले लगता है? किसके पहले लगता है? ऑब्जेक्ट, नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले। टू राम, टू शिमला, टू हिम। नाउन क्या होता है? किसी भी नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी क्वालिटी का नाम, मतलब नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के नाम को कहते हैं संज्ञा। उसकी जगह पर जो वर्ड यूज होते हैं वो है प्रनाउन। प्रनाउन मतलब सर्वनाम। तो जितने भी नाउन है, जितने भी प्रनाउन है, प्रनाउन हो या नाउन हो, उसके पहले लगते हैं प्रेपोजिशन। नाम के आगे, उसके पहले। देखें, किसी भी वस्तु, किसी भी जगह, किसी भी क्वालिटी, किसी भी रंग या कोई भी एनीथिंग जो भी है, उसका जो नाम है उस नाम शब्द के आगे लगता है। जैसे यहाँ किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम राम है। राम एक संज्ञा है, नाउन है। इस नाउन के पहले लगा है टू। ये टू प्रेपोजिशन है, ये इन्फिनेटिव नहीं है। अब इन्फिनेटिव क्या होते हैं? टू इन्फिनेटिव क्या है? टू ईट, टू वॉक, टू डांस,
टू ईट है वर्ब, वर्ब मतलब काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खाने का। क्या काम हो रहा है? वॉक, चलने का। क्या काम हो रहा है? डांस, नाचने का काम होता है। तो यह नाम नहीं है बल्कि क्रिया है, मतलब वर्ब है। वर्ब के आगे लगता है इन्फिनेटिव टू। नाम के, नाउन या पर नाउन के आगे लगता है प्रेपोजिशन। बस यही डिफरेंस है। वो सेम हम इनको नहीं कह सकते हैं। जो भी वर्ड वर्ब के पहले लगे होंगे वो टू इन्फिनेटिव, जो वर्ड नाउन या प्रनाउन से पहले लगे होंगे वो प्रेपोजिशन टू होगा। तो टू इन्फिनेटिव को ज्यादा समझने के लिए आप इन्फिनेटिव वाले चैप्टर को देख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है प्रेपोजिशनल फॉर्म, प्रेपोजिशन फॉर्म्स। अब क्या कोई डेफिनेट फॉर्म्स हैं प्रेपोजिशन की? वैसे पर्टिकुलर कोई नो पर्टिकुलर फॉर्म्स नहीं है किसकी? प्रेपोजिशन की। लेकिन उसके स्ट्रक्चर के बेस पे हम उसको हल्के से कुछ उसके जो रूप हैं उसमें देख सकते हैं कि वन वर्ड या सिंपल प्रेपोजिशन है, कुछ डबल प्रेपोजिशन है, कुछ कम्प्लेक्स और कंपाउंड प्रेपोजिशन है, कुछ फ्रेजल प्रेपोजिशन होती हैं। अगर हम सिंपल प्रेपोजिशन की बात करें तो ये जो रूल हम रीड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो मैक्सिमम अप्लाई होते हैं सिंपल प्रेपोजिशन के लिए। मेजॉरिटी ऑफ जो प्रेपोजिशन हमारे ग्रामर में आते हैं वो मैक्सिमम कौन से केस में होते हैं? सिंपल या वन वर्ड प्रेपोजिशन होते हैं। वन वर्ड प्रेपोजिशन मीन्स जैसे इन, ऑन, एट, अप, डाउन, टू, फ्रॉम, फॉर, विद, बाई। ये मैक्सिमम सारे कैसे प्रेपोजिशन है? वन वर्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन तो बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें से उनके स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसको करते हैं। पर मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ प्रेपोजिशन सिंपल या वन वर्ड प्रेपोजिशन होते हैं। और जो रूल्स हम रीड कर रहे हैं ये किस पर अप्लाई ज्यादा हो रहे हैं? वन वर्ड या सिंपल प्रेपोजिशन के लिए। और डबल प्रेपोजिशन के लिए भी होता है। डबल प्रेपोजिशन जिसमें दो प्रेपोजिशन मिली हुई होती हैं, जैसे इनटू, ऑन टू, विद इन, ये डबल प्रेपोजिशन हो गई। और कम्प्लेक्स और कंपाउंड प्रेपोजिशन, ऐसे प्रेपोजिशन उन वर्ड के साथ जो पहले से कोई वर्ड या शब्द मौजूद है उसके साथ जब, जैसे यहाँ अबाउट, अबाउट, आउट और एब लगा है, इसमें अक्रॉस, क्रॉस के साथ ए लगा है। तो इस तरह से कहने का मतलब वर्ड के साथ जब आगे प्रीफिक्स लगा होता है तो प्रीफिक्स लगाकर जो एक प्रेपोजिशन वर्ड बना है उसे कम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रेपोजिशन हम कह रहे हैं। जैसे अबाउट, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, अमंग, ये सारे कम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रेपोजिशन है। फ्रेजल प्रेपोजिशन, फ्रेजल प्रेपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेजेस होते क्या हैं? फ्रेजेस होते हैं जब दो या तीन शब्द इकट्ठे मिलते हैं। जैसे हमने पुट ऑन की बात की है। पुट मतलब रखना, ऑन का मतलब पर। तो अगर हम हिंदी में शब्द के हिसाब से देखें तो हमारे पुट ऑन का मतलब आना था, पुट मतलब रखना, और पर ऑन मतलब पर रखना आना था। लेकिन यहाँ पुट ऑन का मतलब, पुट ऑन का मतलब पर रखना नहीं है। पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनना हो गया। मीन्स जब वर्ड्स मिलते हैं, जब दो वर्ड जो डिफरेंट शब्द होते हैं जब इकट्ठे मिलते हैं, इकट्ठे उनको रखा जाता है और वो अलग अलग शब्द अर्थ ना देकर बल्कि एक नया शब्द बनाते हैं, उसे कहते हैं फ्रेजेस। क्या कहते हैं? फ्रेजेस। जैसे पुट का मतलब रखना, ऑन का मतलब पर। तो हिंदी में पर रखना नहीं है, इसका मतलब हिंदी में इसका मतलब क्या होगा? पुट ऑन कपड़े पहनना हो गया। पुट आउट का मतलब आग बुझाना हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं जितनी भी प्रेपोजिशन है जब दूसरे वर्ड के साथ वो इकट्ठी मिलती हैं तो वो एक नया मीनिंग देती हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ के स्थान पर, ड्यू टू के कारण। तो इस तरह से ये सारे फ्रेजेस हैं, इन्हें हम
क्या कहते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं, फ्रेजल प्रेपोजिशन। जब 2-3 प्रेपोजिशन किसी वर्ड के साथ मिलती हैं तो एक नया मतलब, नया मीनिंग देती हैं, तो उन्हें कहते हैं फ्रेजल प्रेपोजिशन। तो जैसे इंस्टेड ऑफ, ड्यू टू, बाय मीन्स ऑफ, इन एडिशन टू, फॉर द सेक ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इस तरह से बहुत सारी ऐसी फ्रेजल प्रेपोजिशन है जो हमारी ग्रामर में हमें कहीं पर भी दिखाई दे सकती हैं। तो इसके लिए कोई खास रूल, स्पेशली फ्रेजल प्रेपोजिशन के लिए कोई रूल नहीं है। जो ये रूल हम पढ़ रहे हैं ये ऊपर वाली प्रेपोजिशन के लिए हैं। तो इन प्रेपोजिशन, जो फ्रेजल प्रेपोजिशन है, इनको हमें याद रखना होगा, मतलब ये मेमोराइज करने पड़ेंगे, इनका मतलब समझना पड़ता है, तब हम इसका सही इस्तेमाल वाक्यों के अंदर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम हिंदी के अर्थ के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से इसको फ्रेजल प्रेपोजिशन को करते हैं तो हमारी 100% चांसेस बनते हैं प्रेपोजिशन एरर की, गलतियां होंगी, क्योंकि फ्रेजल प्रेपोजिशन कोई नया मतलब देती हैं। तो जितनी फ्रेजल का प्रेपोजिशन है उन्हें हमें याद रखना होगा और समझना होगा। तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम जितनी भी फ्रेजल प्रेपोजिशन है तो वो याद रखें, उनको सीखें, ताकि आने वाले टाइम में इन रूल्स के अलावा आप प्रेपोजिशन वाले चैप्टर में कभी गलती ना करें। मेन पॉइंट्स ऑफ preposition. First one is preposition is a relationship word. ये रिलेशनशिप बनाता है ऑब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव प्रनाउन और सब्जेक्टिव नाउन प्रनाउन एडवर्ब वर्ब के बीच में संबंध बनाता है, एंगेजमेंट बनाता है। फॉलोड बाय, preposition is followed by ऑब्जेक्टिव नाउन एंड प्रनाउन। प्रेपोजिशन को फॉलो किया जाता है किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव नाउन एंड प्रनाउन के द्वारा। मींस ऑब्जेक्टिव नाउन और प्रनाउन से पहले हमेशा प्रेपोजिशन लगता है। तीसरा है नो वर्ब एज इट्स ऑब्जेक्ट। कभी भी नाउन प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रनाउन आता है, वर्ब कभी भी नहीं आती है। और ना ही कोई सब्जेक्ट केस आएगा। सब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन के बाद नहीं आती है। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का V4 आ सकता है, V1 ING रूप आ सकता है। जैसे ये रूप है, फॉर के बाद राइटिंग लगा है, फॉर के बाद राइट, रोट, रिटन नहीं आता है, ING आएगा। अंत में कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आती है, मतलब फुल स्टॉप से पहले प्रेपोजिशन नहीं होती है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। अगर अंत में होगा तो वो प्रेपोजिशन नहीं है, एडवर्ब होगा। अगर फुल स्टॉप से पहले प्रेपोजिशन है तो वो एडवर्ब होती है। नेक्स्ट है फ्रेजल प्रेपोजिशन नीड्स मेमोराइजिंग। जितने भी फ्रेजल प्रेपोजिशन है उनको याद करने की जरूरत है। ये रूल सिर्फ जो दूसरे प्रेपोजिशन है, सिंपल प्रेपोजिशन है, उसके लिए ये रूल फॉलो होते हैं। इसके बाद यूज ऑफ प्रेपोजिशन वाली वीडियोस आ रही हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, अच्छा सा नॉलेज चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन दबाएं, लाइक करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।